Dear students, welcome to my channel SM Physics Academy. I am giving you the idea about the physics related chapters of class 10th and 12th. In that, I have discussed so many things related to your course. Now, I am just providing you the class 12th. According to the syllabus, I am going to give you the idea about the current electricity units. In that, I have given you the resistance, Ohm's law, resistivity, and all the features of that. Now, the second part of this unit is circuit and measurements. In that, I am just going to give you the idea about the cell and rest part. Let's be this, and please like and subscribe my channel SM Physics Academy. Still, if you have not seen my videos, you can go through it and get information about all the topics related to your syllabus. वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपको SM फिजिक्स एकेडमी में स्वागत करता हूं आपका, और इसमें आपको मैं फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहा हूं, जिसमें क्लास 10th और 12th के बारे में मैंने चर्चा की है। इस समय मैं क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें मैं आज बताने जा रहा हूं डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले मैं आपके बात बताऊंगा इलेक्ट्रिक सेल। आप सभी ने सेल यूज किया है। सेल क्या होता है? ये सोर्स है जो करंट को या चार्ज को देता है या करंट को मेंटेन करता है, सर्किट में फ्लो करता है। इट इज अ सोर्स विच मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट कंटिन्यूसली। नाउ सेल करता क्या है? सेल चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल स्मॉल डेफिनेशन फॉर इट। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सेल की प्रॉपर्टी दो तरह के सेल होते हैं। वो आपका प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल उनको कहते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। सेकेंडरी सेल होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व कर लीजिए और वो हमारे इलेक्ट्रोड्स के बीच में ट्रांसफ़र होते हैं एक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रोड को, और हमारे चार्जेज इनके साथ मूव करते हैं। सिंपल सी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में मैंने बताई। नाउ ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअस इन द सर्किट। वर्क हैज़ टू बी डन। दिस वर्क इज डन बाय द सेल। आपको पता है कि चार्ज को मेंटेन करने के लिए जो सर्किट में मूव कराते हैं तो वर्क करना पड़ता है। ये वर्क ही ये सेल के द्वारा किया जाता है। एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। बेसिकली ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी लिबरेट होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करती है। सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इट्स इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वर्क डन बाय द सेल बाय फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल आल्सो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मीन्स यूनिट चार्ज को मूव करने में जो वर्क करना पड़ता है, that is called EMF of the cell or electromotive force. It is a motive of force to move the charge from one electrode to other electrode in the circuit also as well as in the cell also. EMF of cell depends upon the nature of electrode and electrolyte. अब ये किन पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है और सेल को हमने जैसे बनाया है, यहाँ पर EMF इसको शो करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो बैटरी सेल है इससे करंट हमारी फ्लो हो रही है एक्सटर्नल सर्किट में। तो जो हमारा EMF होगा इज इक्वल टू dW/dQ। यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। अब आप देखिए, जैसे कोई एक सर्किट ले लीजिए जिसमें 3 रेजिस्टेंसेज हमने ले लिया, R1, R2, R3 एक तरीके से कर लीजिए। इसमें जब करंट फ्लो होएगी तो जो वर्क करना पड़ेगा, मान लीजिए DQ चार्ज हमारा मूव कर रहा है
तो जो वर्क होगा इस रेजिस्टेंस के लिए, सपोज करिए dW1, फिर इसके लिए dW2, इसके लिए dW3। आपको पता है कि हमारा जो EMF का फार्मूला E = dW/dQ। तो dW/dQ जब आप रखेंगे तो dW हमारा टोटल वर्क डन, ये डिवाइड है इसमें 3 पार्ट में, dW1 + dW2 + dW3/dQ। इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, dW1/dQ + dW2/dQ + dW3/dQ। और ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपको पता है dW/dQ इज द V = dW/dQ or W/Q. You have read in electrostatic chapter. So from this we are writing V1, V2 and V3. This way we are getting the potential V1, V2, V3. V1, V2 and V3 are the potential energy consumed in different part of the circuit when a unit charge flows through them. These are called terminal potential differences across the different part of the circuit. ये क्या कहलाते हैं, डिफरेंट टर्मिनल पोटेंशियल कहलाते हैं डिफरेंट पार्ट के। जैसे मान लीजिए ये पार्ट A1 हुआ तो B1 हुआ, इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। ये V2 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये V2 हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक V3 हुआ। These are called the terminal potential of the circuit. Now we go through the new topic for you, that is internal resistance. Now when cell is connected to the circuit, the current start flowing from positive terminal to negative terminal in the external circuit. जैसा कि आप जानते हैं कि सेल को जब आप किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करती है आउटसाइड ऑफ द सेल, एंड इनसाइड ऑफ द सेल इट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जब मूव करती है तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस होता है वो ऑफर किया जाता है, वही रेजिस्टेंस ही हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट सेल में है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड आपने इंसर्ट किया, सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट में ऑन किया इसको। जैसे ही करंट बाहर फ्लो होगी तो बाहर तो फ्लो हो रही तो एक्सटर्नल सर्किट वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन इंटरनल जब इलेक्ट्रोड से विद इन इलेक्ट्रोड जब वो फ्लो करने लगती है तो जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट द्वारा ऑफर किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इट डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, अगर प्लेट काफ़ी नज़दीक है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्वियस कम लगेगा। प्लेट्स 2 इलेक्ट्रोड जो दूर हैं तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर किया जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट डिप्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब क्या है कि अगर वो हमारा सेल में जो प्लेट है अगर ज़्यादा डिप है, मतलब एरिया उसका ज़्यादा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, या कम डिप है तो ज़्यादा होगा। इस तरीके से होता है। कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है टेम्परेचर है इस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा ये कंसंट्रेट हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से हमारे ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हम इसको निकालते कैसे, लेट्स सी। आप एक सर्किट लीजिए जिसमें हमने यहाँ पर ले रखा है। अब इस सर्किट में आप एक सेल लीजिए, इसके साथ हमने इंटरनल रेजिस्टेंस बना रखा है, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जो सेल के साथ अटैच करके दिखाते हैं। एक सेल और इसके बगल में ही इंटरनल रेजिस्टेंस बना देते हैं, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये हमारा जो इसके साथ ऑफर है, भाई मान लीजिए कि हमने यहाँ क्या पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये वोल्ट मीटर हमारा दोनों काम कर रहा है, इसका भी वोल्टेज नाप रहा है और सर्किट का भी मेजर कर रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में कंबाइंड है। तो पैरेलल में कंबाइंड होने का मतलब क्या हुआ कि इट विल मेजर द बोथ वोल्टेज हियर सर्किट हियर एंड करंट इज फ्लोइंग सपोज टू दिस रेजिस्टेंस R. Now you know that let study current I establish in the circuit. करंट इसमें जब आप कनेक्ट कर दीजिए उसके बाद जब सर्किट ऑन कर दिए तो करंट इसमें I सपोज करिए कि इसमें इस्टेब्लिश हो गई, कुछ देर बाद इस्टेब्लिश करंट हो गई। अब जब इस करंट को इस्टेब्लिश होने में सपोज करिए कि आपका DQ चार्ज मूव कर रहा है, और विच चार्ज DQ चार्ज इज मूविंग
charge is flowing them. So according to the EMF definition, E is equal to dW upon dq. अब dW इससे आप निकाल सकते हैं E dq. dq आप जानते हैं I dt. Q is equal to IT. Simple. And from that we are getting dq is equal to I dt. सो हम इसका यूज अगर करें तो हमारा एक इक्वेशन बनता है dW इज इक्वल टू EI dt. हम इसको दिमाग में रखते हैं. नाउ इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, तो हमारा जो एक्सटर्नल वर्क होगा चार्ज को मूव करने में वो होगा dW एक्सटर्नल इज इक्वल टू V dq, बिकॉज V इज इक्वल टू dW अपॉन dq. वी आर यूजिंग दिस हियर. तो dW is equal to what? V into dq. अब V into dq को हम IDT लिख रहे हैं तो V IDT हो जाएगा. अब जैसे ये हमारा एक्सटर्नल हुआ उसी तरीके से इंटरनल भी तो होगा. द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल V is equal to IR, क्योंकि पोटेंशियल तो हमारा दोनों ही मेजर कर रहा है, इसका भी हो उसका भी, तो ये होगा हमारा IR. Therefore internal work done by the cell is, हम internal work done भी निकालेंगे dW internal is equal to V dq. अब V की वैल्यू वहाँ पर क्या है IR, where R is the internal resistance, keep in mind. IR dq, IR I dt हम इसको लिख लें तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा I स्क्वायर R dt. अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3. अब इन दोनों से हम दोनों टोटल वर्क डन हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को ऐड कर दीजिए. dW इज इक्वल टू dW एक्सटर्नल प्लस dW इंटरनल. अब इनमें वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 से. EI dt प्लस इज इक्वल टू VI dt प्लस I स्क्वायर R dt. नाउ व्हाट यू आर गेटिंग, I dt विल कैंसिल आउट एंड यू हैव E इज इक्वल टू V प्लस IR. यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR. मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पोटेंशियल है हमेशा IR फैक्टर से कम रहेगा, EMF से इतना कम रहेगा. ये हमको दिमाग में रखना है. आपको मिल रहा है इक्वेशन से, आपको देख रहे हैं इन द इक्वेशन एंड फिगर आल्सो V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द सेल. When cell is giving the current, the potential difference across its plates is less than the EMF by E by IR. ये दिमाग में रखिए कि हमारा जो इक्वेशन आया है वो आया V इज इक्वल टू E माइनस IR. मतलब इससे क्या है कि इतना हमेशा कम रहेगा टर्मिनल पोटेंशियल. अगर इससे वैल्यू कम है तो हमारी करंट EMF की वैल्यू अगर IR से कम है तो करंट हमको नहीं मिलेगी, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं बैक EMF, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड है. इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल. ये अपोज करता है. EMF इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल and its value remains constant for the cell while the terminal potential goes on decreasing on taking more and more current from the cell. जैसे चार्ज आप लेना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, EMF तो उसका कांस्टेंट टर्म है, लेकिन उधर IR बढ़ना शुरू होगा और E जो आपका V की वैल्यू भी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है. When no current is drawn from the cell, V is equal to E. E minus V is equal to IR, R is equal to E minus V over I is equal to V upon R. हम इक्वेशन को इसमें रख दे रहे हैं, R is equal to E minus V upon V upon R. तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलता है E upon V minus 1, या R is equal to R E upon V minus 1. इसका हमें यूज करना है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए. उसी तरीके से एक इक्वेशन हमारे करंट के लिए भी बन जाती है. दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF for this section. And now thank you for watching my video. If you have any doubt related to topic, any query, you can write in a comment box. I will try my best to give you the solution of it. As well as please like and subscribe my channel, and now please click the bell icon for the further notification. Thank you again.